इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर होता है किसी कंपनी की कैपिटल का एक हिस्सा। जैसे कोई भी बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसमें। बिजनेसमैन जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, उस अमाउंट को ही हम कैपिटल कहते हैं। जैसे मिस्टर अमित ने बिजनेस शुरू किया और 1 लाख रुपए उसने लगाए अपने बिजनेस में, चाहे कोई रॉ मटेरियल खरीदा चाहे किसी और चीज में लगाए, वो सब कैपिटल कहलाता है। ऐसे ही जब कोई कंपनी स्टार्ट की जाती है तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत होती है। जो पैसा कंपनी को स्टार्ट करते समय इन्वेस्ट किया जाता है वो कंपनी की कैपिटल होती है। अब कंपनियों के केस में प्रचलन ये रहता है, क्योंकि कंपनी ज्यादातर जब बनाई जाती है तो मेनली उस समय बनाई जाती है जब हम लार्ज फंड इन्वेस्ट कर रहे हो। जब बड़ा फंड इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क बड़ा रहता है, इसलिए आमतौर पे क्या किया जाता है, उस टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लो मुझे एक बिजनेस करना है और बिजनेस करने के लिए मैंने सोचा कि इसमें बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कार बनाने की एक कंपनी खोलनी है, तो पता चला कि इसमें 100 करोड़ रुपीस खर्च करने पड़ेंगे। अब 100 करोड़ रुपीस खर्च करने पड़ेंगे तो मैंने कहा इतना ज्यादा पैसा आएगा कहाँ से, तो मैंने सोचा कि ठीक है इसके मैं शेयर कर देता हूँ। इस 100 करोड़ के मैं 100 ईच का एक शेयर, यानी कि इस 100 करोड़ रुपीस के लिए मैं 100 ईच फॉर एक शेयर के लिए मैं 100 रुपये चार्ज करूंगा। तो इस तरह जब मैं एक शेयर के लिए 100 रुपये चार्ज करूंगा तो ये 100 करोड़ रुपीस जुटाने के लिए मुझे कितने शेयर इशू करने होंगे। मुझे टोटल 100 करोड़ जुटाने के लिए 100 रुपए के टोटल 1 करोड़ शेयर मुझे इशू करने पड़ेंगे, यानी कि जो टोटल शेयर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 करोड़। 1 करोड़ शेयर पे अब जो आदमी, जैसे 1 करोड़ शेयर मेरे बिक जाएंगे, 100 रुपए का एक शेयर है तो मुझे 100 करोड़ मिल गए कंपनी को चलाने के लिए। अब इसी तरीके से कोई व्यक्ति, अब इससे फायदा ये होगा कि अगर किसी व्यक्ति को मान लो उसको कम पैसे लगाने हैं तो वो एक शेयर खरीदेगा तो 100 रुपए देने पड़ेंगे, वो 10 शेयर खरीदेगा तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे, वो 20 शेयर खरीदेगा तो 2000 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि कोई भी व्यक्ति कम मात्रा में शेयर खरीद करके इन्वेस्ट कर सकता है। और कंपनी को फायदा ये रहता है कि जब बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, कोई 1 शेयर खरीदता है, कोई 10 शेयर खरीदता है, कोई 100 शेयर खरीदता है, इस तरीके से कंपनी के जो करोड़ों शेयर हैं वो आसानी से बिक जाते हैं और कंपनी को अपनी कैपिटल पूरी मिल जाती है। तो यही कारण है कि जो कंपनी की कैपिटल 100 करोड़ क्योंकि कई शेयर्स में डिवाइड हो गई है, इसलिए अब इस कंपनी की कैपिटल को, ये जो कंपनी की कैपिटल कही जाएगी, इसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल, क्योंकि ये जो कैपिटल है ये शेयर्स में बटी हुई है। तो जब क्योंकि कंपनी की कैपिटल शेयर्स में बटी होती है इसलिए हम कंपनी की कैपिटल को बोलते हैं शेयर कैपिटल। ये 100 करोड़ रुपए कंपनी की शेयर कैपिटल हो गई। अब बात करते हैं कि जब ये कंपनी शेयर बांट देती है तो भाई ये कई लाख लोगों में, करोड़ों लोगों में अपने शेयर बेचना चाहती है, तो कंपनी इतने सारे लोगों तक किस तरीके से पहुंचेगी, क्या तरीका होगा। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर इशू करती है। टर्म यूज की जाती है इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स जो होता है वो ऐसी प्रोसेस होती है इशू ऑफ शेयर्स जिसमें कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम पर्सन्स। अब बहुत सारे लोगों से कंपनी एप्लीकेशन इनवाइट करती है, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग अपनी एप्लीकेशन कंपनी के पास भेज देते हैं। जब लोग कंपनी के पास एप्लीकेशन भेज देते हैं तो कंपनी तय कर देती है कि हम किसको शेयर बेचेंगे, किसको शेयर नहीं बेचेंगे। इस तरीके से जब कंपनी लोगों को शेयर बेचती है तो लोग पैसा जमा करते चले जाते हैं और कंपनी की शेयर कैपिटल बन जाती है। इस पूरी प्रोसेस को हम इशू ऑफ शेयर कहते हैं, शेयर का निर्गमन करना। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो इतनी बात तो हमारे समझ आ गई होगी कि कंपनी के शेयर इशू करने का मतलब है कंपनी शेयर बेचती है और आम पब्लिक शेयर खरीदती है। इससे कंपनी को कैपिटल मिल जाती है और लोगों का इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि भाई हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में। अब कल को कंपनी कोई प्रॉफिट कमाएगी तो क्योंकि हमारा भी शेयर है कंपनी में, इसलिए कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर हमको भी देगी। तो कंपनी जो हमको देगी उसको कहते हैं डिविडेंड।
डिविडेंड जो होता है वो है अर्निंग ऑफ शेयर। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको बदले में डिविडेंड के रूप में इनकम मिलती है। जैसे जब हम पैसा किसी को उधार देते हैं तो हमको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक वैसे ही जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, शेयर्स में पैसा लगाते हैं, तो कंपनी हमको डिविडेंड देती है। वो डिविडेंड हमारी इनकम हो जाती है। यानी कि जो डिविडेंड होती है, डिविडेंड जो होता है वो इज द इनकम फॉर शेयर्स। शेयर में हमने इन्वेस्ट किया, तो जो इनकम हो गई उसको हम बोलेंगे कि ये जो इनकम है ये शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने की वजह से हुई है, और इस इनकम का नाम होता है डिविडेंड, जो शेयर्स पे मिलता है हमको। अब बात करेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्योंकि शेयर तो हमने इशू कर दिए। अब ये जो शेयर हमने इशू कर दिए हैं इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको करना होगा, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। एक्चुअली इस चैप्टर में हमको यही सीखना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, लेजर कैसे बनाएंगे और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझने के लिए हमें शेयर इशू के जो अलग अलग तरीके हैं या जो स्टेप्स हैं उनको समझना होगा। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। अब जो मेजर टाइप्स होते हैं शेयर इशू करने के वो दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है पब्लिक इशू ऑफ शेयर, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। दूसरा हो सकता है प्राइवेट इशू ऑफ शेयर्स। अब पब्लिक इशू भी हो सकता है, प्राइवेट इशू भी हो सकता है। पब्लिक इशू होता है शेयर्स का जब कोई कंपनी आम पब्लिक को अपने शेयर बेचती है, यानी कि आम जनता को। शेयर मार्केट में कंपनी घोषित कर देती है, डिक्लेयर कर देती है, इन्वेट करती है कि जिस भी पर्सन को शेयर खरीदने की जरूरत है आम जनता में से कोई भी शेयर खरीद सकता है। इसको हम कहते हैं पब्लिक इशू। प्राइवेट इशू जो होता है जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो इसमें कंपनी आम पब्लिक के पास नहीं जाती। कंपनी इनवाइट करती है, केवल कंपनी इनवाइट करती है ओनली टू सम आइडेंटिफाइड पर्सन्स और ग्रुप्स। ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस। यानी कि कंपनी पहले से तय कर लेती है कि या तो कुछ लोगों को पहले से प्री आइडेंटिफाई कर लेती है, पहले से पहचान कर लेती है कि हम किस किस को बेचने वाले हैं, किसी पर्सन को या किसी ग्रुप को, समूह को और या किसी इंस्टीट्यूशन को। इनसे बात कर लेती है और केवल इन्हीं को शेयर बेचती है, तो इसको कहते हैं हम प्राइवेट इशू ऑफ शेयर। अब पब्लिक इशू और प्राइवेट इशू हमारे समझ आया। इनवाइट्स टू ऑल पब्लिक, आम जनता में से कोई भी व्यक्ति शेयर खरीद सकता है पब्लिक इशू के केस में। अब बात आती है चाहे पब्लिक इशू हो और चाहे प्राइवेट इशू हो, तो एंट्री करने का तो एक ही तरीका रहेगा जिसको हम अभी समझेंगे, चाहे जैसा भी इशू हो। कंपनी, अब बात आएगी कि जब शेयर इशू करती है तो उसके दो केस और हो सकते हैं। कंपनी शेयर इशू कर सकती है, शेयर्स कैन बी इश्यूड। शेयर इशू हो सकते हैं दो तरीके से, एक तो फॉर कैश यानी कि कैश के लिए, और दूसरा हो सकता है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। फॉर कैश का मतलब होता है जब कंपनी शेयर बेचती है और कैश प्राप्त करती है, यानी कि शेयर बेचे और कंपनी उम्मीद कर रही है कि अब हमको कैश मिलेगा शेयर बेच करके। और फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है कि कंपनी शेयर इशू करती है, कैश प्राप्त नहीं करती, वो शेयर अदर देन कैश
कैश के अलावा अन्य किसी कंसिडरेशन के लिए, मूल्य के लिए शेयर इशू कर देती है। जैसे मान लो कंपनी ने जमीन खरीदी कुछ किसानों से और उन किसानों से कहा कि देखो तुम हमें जमीन दे रहे हो, हम तुमको कुछ शेयर बेच देंगे, शेयर दे देंगे जमीन के बदले में। इससे क्या होगा कि तुम भी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे, यानी कि तुम्हारा भी इतना हिस्सा हो जाएगा कंपनी में। मान लो किसी कंपनी ने कहा कि भाई हम कंपनी बनाएंगे, आप हमें जमीन दे दो, आपकी जमीन के बदले में हम आपको 1 करोड़ के शेयर दे देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि उस किसान का 1 करोड़ रुपया कैपिटल इस कंपनी में बन गया, तो 1 करोड़ का हिस्सेदार वो भी हो गया। ठीक वैसे ही कंपनी कोई एसेट खरीद सकती है, कोई मशीन खरीद सकती है, फर्नीचर खरीद सकती है, तो उन सब के बदले में जब शेयर दे दिए जाते हैं बिना पैसे लिए, तो इसको कहते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब चाहे ये हो या ये हो, एंट्री करने का अभी भी एक ही तरीका रहेगा। अब थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। मान लो सबसे पहले केस लेते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश का। अगर कंपनी शेयर्स कैश में इश्यू करती है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, अगर कैश में कंपनी शेयर इशू करती है तो ये भी 2 तरीके से हो सकता है आगे, इन लंप सम और दूसरा हो सकता है इन इंस्टॉलमेंट्स। तो 2 तरीके से हो सकता है, लंप सम भी हो सकता है और इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकता है। अब ये क्या होता है लंप सम और इंस्टॉलमेंट? तो सबसे पहले लेते हैं लंप सम क्या होता है। लंप सम का मतलब होता है कि एक ही बार में सारा पैसा ले लिया कंपनी ने। एक ही बार में सारा पैसा लेने का मतलब है कि ए लिमिटेड ने, जैसे एक एग्जांपल मैं रख देता हूं और फिर उसकी एंट्री बताता हूं। मान लो ए लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड इश्यूड 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ए लिमिटेड ने 1000 शेयर इशू किए 10 रुपए का प्रति एक। तो कंपनी ने इशू किए, इशू करने का मतलब होता है कंपनी ने इंफॉर्मेशन भेजी लोगों के पास कि जिनको खरीदना है वो खरीद लो। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। अब ये देखते जाना ध्यान से, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हुए। इसका मतलब ये होता है सब्सक्राइब का अप्लाइड, यानी कि जितने भी शेयर कंपनी ने इशू किए उन सब की एप्लीकेशन आ गई कंपनी के पास। ऑल मनी वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब जितना भी मनी था वो एप्लीकेशन पे पेबल था, मतलब 10 रुपए का एक शेयर था तो 10 के 10 रुपए कंपनी ने कहा हमें एप्लीकेशन पे दे दो, और सारा पैसा पे भी हो गया। ऑल मनी वाज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, और सारा पैसा भी एप्लीकेशन पे मिल गया। तो ये होया इन लंप सम। लंप सम का मतलब एक मुश्त। अब सारा पैसा एक मुश्त आ गया हमारे पास। तो अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? इसकी जर्नल एंट्री करने का तरीका क्या होगा? तो इसकी जर्नल एंट्री कर देंगे, क्योंकि एक साथ सारा पैसा हमारे पास आ गया है। जर्नल बनाएंगे, जर्नल बनाने का वही तरीका होता है। यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं डेट, यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, जर्नल जो बनाने का जो नॉर्मल तरीका होता है। यहाँ पे लिख देते हैं डेबिट और यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट। अब एंट्री कर देंगे। सबसे पहले जिस डेट में एप्लीकेशन आई हमारे पास, जिस डेट में एप्लीकेशन आई, अब एप्लीकेशन मान लो 2020 ईयर था, वो यहाँ लिख दिया। और मान लो जनवरी 1 को हमारे पास एप्लीकेशन आई। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सुनते जाना। हमारे पास एप्लीकेशन आई 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को हमारे पास कितना पैसा आएगा ये देखना है। जब पैसा आएगा तो हम शुरुआत करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अब जर्नल एंट्री करनी आपको आती होगी कि जब पैसा हमारे पास आता है तो सबसे पहले शुरुआत होती है, जब पैसा आएगा तो हम करेंगे हमारे पास पैसा आया, यानी कि डेबिट वर्ड कम से। नॉर्मल रूल होता है एंट्री का, पैसा आता है तो उसको डेबिट करते हैं। अब एक रूल होता है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी जो पैसा मंगाती है वो कैश में नहीं मंगाती, कोई भी कंपनी अपने यहाँ
तरीका होता है, कंपनी बैंक में अकाउंट खुलवा देती है और जो लोग कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं उनको इन्फॉर्म कर देती है कि आप अपना पैसा बैंक में जमा कर दो और हमारे पास फॉर्म भेज दो। तो पैसा बैंक में जमा होता है, तो इसलिए भी हम हमेशा बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। मतलब कंपनी के बैंक में पैसा बढ़ गया, बैंक में पैसा बढ़ गया, कितना पैसा आया, जितना पैसा आया उतना ही पैसा बढ़ेगा बैंक में। अब कितना आया ये कहां से पता चलेगा, तो ये पता चलेगा यहां से कि 1000 शेयर थे, 1000 शेयर पे 10 रुपए के रेट से हमने पूरा पैसा एक ही बार में मंगा लिया, तो कितना पैसा आ जाएगा, तो पैसा पूरा 10,000 आ जाएगा। 1000 पर 10 रुपए के रेट से 10,000 पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में मिल जाएगा। तो डेबिट में तो बैंक अकाउंट डेबिट लिख दिया हमने। अब आपको पता है कि अब हमें क्रेडिट वाला पार्ट इसका पूरा करना है एंट्री का। तो क्रेडिट वाला पार्ट जब पूरा करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखने का तरीका होता है थोड़ी सी जगह छोड़ करके 3 या 4 लेटर्स की, फिर लिखना शुरू करते हैं क्रेडिट साइड में 2, और क्रेडिट में जब 2 लिखते हैं तो ये पैसा आया कहां से आया, तो ये आया एप्लीकेशन से। किसकी एप्लीकेशन से आया, शेयर एप्लीकेशन से। तो इसलिए लिखने का तरीका भी यही होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, अब अकाउंटिंग की शुरुआत देखो यहीं से होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, जब शेयर इशू करते हैं। तो पहली एंट्री तो हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इसकी नरेशन हो जाती है, नरेशन में लिख दिया जाता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बस ये हो गई एप्लीकेशन का पैसा आने की एंट्री। अब अगली एंट्री करेंगे हम। अगली एंट्री क्या होगी और कब होगी, ये दोनों ही बात महत्वपूर्ण है। तो अगली एंट्री होगी कब, देखिए कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजते रहते हैं लोग। कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आ जाती है तो कंपनी को ये चेक करना होता है कहीं ज्यादा एप्लीकेशन तो नहीं आ गई, कहीं कम एप्लीकेशन तो नहीं आई। कम एप्लीकेशन आई, अगर जितनी जरूरी होती है उनसे भी कम आई तो इशू भी कैंसिल करना पड़ सकता है। ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो कंपनी को देखना पड़ेगा शेयर किसको दें और किसको नहीं दें। तो जब कंपनी ये चेक कर लेती है और तय कर लेती है कि भाई हम किन किन को शेयर देंगे, जो लीगल कंडीशंस होती हैं जब वो फुलफिल हो जाती हैं तो उस सिचुएशन को बोलते हैं अलॉटमेंट करना। तो एक्चुअली ये अलॉटमेंट की डेट पे एंट्री होती है। जो पैसा आता है वो तो जिस दिन एप्लीकेशन आने की डेट थी उस दिन की एंट्री रहती है। यहाँ पे जब भी डेट आप डालोगे तो वो हमेशा अलॉटमेंट की डेट होगी, ये याद रखना। मान लो कंपनी ने जो अलॉटमेंट का डिसीजन है वो 10 जनवरी को लिया, तो इस बात को एकदम नोट कर लेना कि जो अलॉटमेंट की डेट है उस पर एंट्री होती है दूसरी वाली जो होती है, हालांकि ये एप्लीकेशन के ट्रांसफर की एंट्री होगी। तो जनवरी 10 को, अब जनवरी 10 को एंट्री करेगी कंपनी अपनी बुक्स में यहाँ पे कि ये जो बैंक अकाउंट डेबिट, अब ये तो बैंक में ही रहेगा पैसा तो इसका तो कुछ करना नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, ये शेयर एप्लीकेशन अभी तक एप्लीकेशन में ही था, लेकिन अब हमने कहा कि इन एप्लीकेशंस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंपनी ने कहा एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनको बदले में शेयर हम इशू कर देते हैं। जब कंपनी ऐसा करती है तो अब इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कर देती है क्लोज और एंट्री हो जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पहले क्रेडिट किया था ये, इसको अब हमने क्लोज कर दिया डेबिट करके। 10,000 रुपए से था, 10,000 से क्लोज कर दिया। और अब चूंकि हम शेयर दे रहे हैं लोगों को, तो जिन लोगों को शेयर देंगे हम वो हमारे शेयर होल्डर बन जाएंगे। शेयर होल्डर बन जाएंगे यानी कि ओनर बन जाएंगे। और आप जानते हैं कि जो ओनर का पैसा कंपनी के पास रहता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ भी वही बात है कि ये शेयर एप्लीकेशन जो आई थी, अब हमने मान लिया कि भाई हमने इनको शेयर दे दिए। जब शेयर दे दिए तो वो हमारे शेयर होल्डर बन गए यानी कि कंपनी के ओनर बन गए। अब ओनर बन गए तो वे ओनर का पैसा है। अब ओनर का पैसा है तो हम क्या लिखेंगे, उनकी कैपिटल में लिखेंगे। इसलिए क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। अब लेकिन आपको याद है अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, क्योंकि कंपनी की कैपिटल शेयर्स में डिवाइड होती है इसलिए उसको कैपिटल ना लिख करके हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। तो इसलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसकी जो नरेशन होती है वो इस तरीके से हो जाती है यहाँ पे कि एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
बस ये एंट्री हो गई। अगर मान लो लमसम में मंगाया है तब तो इस तरीके से एंट्री बन जाएगी। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि हमेशा लमसम में नहीं आता है पैसा। कई बार कंपनी इस पैसे को किस्तों में मंगाती है, इंस्टॉलमेंट में। यानी कि कंपनी ने जो शेयर इशू किए तो कंपनी कहेगी कि भाई एक बार नहीं, हम ये पैसा किस्तों में देंगे। जब कंपनी इसी पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेती है यानी कि किस्तों में लेती है तो एंट्री किस तरीके से होती है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को हम यूज करते हैं, यहां से इसी क्वेश्चन को हम इस बार कर देते हैं इंस्टॉलमेंट में यानी कि किस्तों में। तो जब इंस्टॉलमेंट में आएगा ये पैसा तो ये किस तरीके से बदल जाएगा क्वेश्चन। ए लिमिटेड ने इशू किए 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब। ऑल मनी वाज पेबल एज, इसको मैं बदल देता हूं एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन। इसके बाद ₹4 ऑन अलॉटमेंट। रुपीज यानी कि रिमेनिंग लिख देता हूं मैं, रिमेनिंग ऑन कॉल। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया। नीचे कह दिया कि ऑल मनी वाज रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया। मान लो ये सिचुएशन है तो देखिए पैसा मिला किस तरीके से। ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹4 अलॉटमेंट पे और रिमेनिंग कॉल पे। इनकी मैं डेट भी डाल देता हूं। एप्लीकेशन का जो पैसा मिला मान लीजिए ये मिला जनवरी 1 को। अलॉटमेंट जो हुई, अलॉटमेंट की डेट थी जनवरी 10 और रिमेनिंग कॉल पे मंगाया, एक ही कॉल पे मंगा लिया, वो मंगाया मान लो हमने फरवरी 1 को। तो अब डेट के हिसाब से देखो एंट्री कैसे बदल जाएगी। इसी चीज को जब हम रिकॉर्ड करेंगे अब तो इस तरीके से करेंगे। पहला ये सारा पैसा मिल गया तो इसकी एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री वही होगी उसी तरीके से, शेयर एप्लीकेशन मनी, ये फर्स्ट कॉल पे जो पैसा आएगा एप्लीकेशन मनी पे जो आएगा सबसे पहले उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री करना शुरू कर देंगे। पहला जो पैसा पहली बार आएगा हम लिखेंगे जनवरी 1 को। जनवरी 1 को एप्लीकेशन मनी उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो पैसा है एप्लीकेशन वाली एंट्री ये एज इट इज हो जाएगी। जब ये एज इट इज हो जाएगी तो इसको इस तरीके से प्लेस कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन अब इस बार याद रखना है कि वो सारा पैसा एक ही बार में नहीं आएगा, ₹10 नहीं आएंगे। अब हमें पता है कि उसने केवल एप्लीकेशन पे ₹3 मंगाए थे। तो यहाँ पे जो एंट्री इस बार होगी वो होगी इस तरीके से कि 1000 शेयर और इंटू करेंगे ₹3, ₹3 इंटू, क्योंकि ₹3 ही उसने मंगाए हैं। तो एप्लीकेशन पे आएंगे कितने रुपए? ₹3। इसलिए यहाँ शेयर एप्लीकेशन में ₹3 हो जाएंगे। ये पिछली वाली एंट्री एज इट इज रहेगी। जब ट्रांसफर करेंगे इस पैसे को हम तो किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे? आपको याद होगा मैंने बताया था कि एप्लीकेशन मनी को जब ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, मतलब जब हम ये मान लेते हैं कि हमने शेयर होल्डर की जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट कर ली और अब हम उसको अलॉट कर रहे हैं, तो इसलिए ये एंट्री भी अलॉटमेंट की डेट पे होती है। जो एप्लीकेशन मनी के ट्रांसफर वाली एंट्री होती है ये एंट्री ही अलॉटमेंट की डेट पर होती है। इसलिए यहाँ पे जो एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की तो इसमें लिख देंगे हम शेयर एप्लीकेशन को डेबिट, उसी तरीके से ठीक जैसे एंट्री की थी हमने, शेयर एप्लीकेशन डेबिट। यहाँ पे लिख देंगे शेयर एप्लीकेशन डेबिट। अब नरेशन आप करते चले जाएंगे, बाकी में सब में वही लिखना होता है। नरेशन में लिख देंगे कि एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना एप्लीकेशन मनी था? 3000। बस 3000 को इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया जाएगा
3000। आगे चलते हैं, नरेशन आप करते रहेंगे खुद। अब नरेशन एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन खाली होती है। मैं अगली एंट्री पे आ जाता हूं। अब हमें पता था कि एप्लीकेशन का मनी तो हमने मंगा लिया, अब हमारी जरूरत रह गई अलॉटमेंट और जो रिमेनिंग पैसा है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। अब हमें 4 रुपये अलॉटमेंट पे मंगाने हैं और ये 10 जनवरी यानी कि अलॉटमेंट की डेट को। तो अब अलॉटमेंट की जब डेट आएगी तो हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की डेट पे ही ये जो एप्लीकेशन मनी है ये तो ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, क्योंकि उसको तो हमने मान लिया कि भाई आपकी कैपिटल हो गई, आप मालिक हो गए और आपका जो पैसा वो हमारी कंपनी के लिए बन गया कैपिटल। अब हम कहेंगे कि ठीक है, अब आप जो अलॉटमेंट पे देना था वो भी अपना पे कर दीजिए, क्योंकि अलॉटमेंट हो चुकी है आपको। तो अलॉटमेंट के नाम पे जो 4 रुपये मिलने थे वो भी हमें दे दीजिए। उसको हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे, अलॉटमेंट के नाम पे जो पैसा इनको मिलना है उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे। एंट्री हो जाएगी। अब याद रखना कि यहाँ पे पहली एंट्री की शुरुआत होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट डेबिट कर दिया हमने। कितने से डेबिट करेंगे? 1000 शेयर पे 4 रुपए के रेट से 4000 मंगाने, तो 4000 रुपए से एंट्री होगी। ये जो हम शेयर अलॉटमेंट डेबिट करते हैं इसका मतलब होता है हमने शेयर अलॉटमेंट ड्यू कर दिया, हम मांग रहे हैं पैसा, इसलिए लिखते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू यहाँ पे। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट कर दिया। और अब क्योंकि हमें पता है कि हमने ये जो शेयर अलॉटमेंट ड्यू किया है ये लोग हमारे शेयर होल्डर हैं, ओनर हैं, तो इनका जो पैसा आएगा वो कैपिटल होगा। तो इसलिए हम पहले ही लिख देते हैं अब शेयर कैपिटल अकाउंट। इस चीज का याद रखना है खाली कि जो एप्लीकेशन मनी होता है, क्योंकि वहां पे वो हमारा शेयर होल्डर नहीं होता है, इसलिए वहां पे जो शुरुआत होती है सबसे पहले जब उसका पैसा आता है हम तब से रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब हमने मान लिया कि आपकी एप्लीकेशन हमने स्वीकार कर ली तो उसकी एप्लीकेशन को हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद तो हमें पता होता है कि वो हमारा शेयर होल्डर है, इसलिए इसके बाद का जो प्रोसीजर होता है, चाहे अलॉटमेंट पे पैसा मंगाएं, चाहे फर्स्ट कॉल पे मंगाएं, चाहे सेकंड कॉल पे मंगाएं, चाहे थर्ड कॉल पे मंगाएं, जब भी हम पैसा मंगाएंगे तो एंट्री इस तरीके से होती है कि जो पैसा मंगाते हैं वो हम उस पर ड्यू कर देते हैं पहले डेबिट, यानी कि हमने उसको अपना डेटर बना लिया कि भाई 4000 रुपये दो, और इस पैसे को हम भेजते हैं कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अब हमें ये पैसा उसकी कैपिटल मानना है। तो इसलिए ये एंट्री का आप आगे जितनी भी एंट्रीज होती हैं इसमें वो इस तरीके से होती चली जाएंगी। हम उसके पास इंटीमेशन कर देंगे, इंफॉर्मेशन भेज देंगे कि आपसे हमने 4000 रुपये मांगे हैं, आप 4000 रुपये हमारे पे कर दो। जब वो हमें ये 4000 रुपये पे करेगा तो एंट्री कर देंगे। अब हम एज्यूम करते हैं या तो क्वेश्चन में दिया गया हो कि अलॉटमेंट का पैसा कब आया, अगर नहीं दिया गया होता है, इसको भी ध्यान से सुन लेना, या तो क्वेश्चन में बता दे कि अलॉटमेंट का पैसा आया कब, नहीं बताया होता है तो हम अलॉटमेंट की जो डेट होती है उसी को मान लेते हैं कि पैसा आ गया, और इस कारण से हम ये एंट्री अलॉटमेंट वाली डेट में कर देते हैं। अगर उसने बताया होता कि ये 10 जनवरी को जो पैसा मांगा ये 15 जनवरी को आया, तो ये एंट्री हम 15 जनवरी को कर देंगे। जब पैसा आएगा तो पैसा आने की वही एंट्री है, पैसा आएगा तो बैंक में जमा होगा, कैश में नहीं लेती कंपनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट यानी कि हमारा बैंक बढ़ जाएगा कंपनी का, कंपनी के बैंक में बढ़ जाएंगे। मान लो पूरा रुपया आ गया अलॉटमेंट का, तो पूरा रुपया आ गया तो पूरा रुपया लिख देंगे 4000, और ये पैसा आ गया तो अब जो ड्यू था उसको खत्म कर देंगे। ड्यू क्या था? ये ड्यू था, ध्यान देंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट कर रखा था हमने। जब पैसा मिल गया तो कैपिटल तो हमने बनाई दी उसकी, अब पैसा भी हमको मिल गया तो ये जो अलॉटमेंट ड्यू है इसको खत्म कर देंगे ड्यू को, यानी कि अब वो ड्यू नहीं रहा, उसने पे कर दिया। तो इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे अब टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस कारण से ये हमारा अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाता है और अलॉटमेंट का पैसा हमको मिल गया। अब इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है कि हम मंगाते हैं, कॉल मंगाएंगे। कॉल पे उसने कहा है कि रिमेनिंग ऑन कॉल, जो रिमेनिंग है वो कॉल पे मंगाना है, और रिमेनिंग मंगाना है 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी को हम एंट्री करेंगे यहाँ पे, फरवरी 1 को। फरवरी 1 को जब कॉल मंगाएंगे, अब वही प्रोसीजर अपनाओगे जो अलॉटमेंट वाला था, क्योंकि हमको पता है कि हम अपने शेयर होल्डर से मंगा रहे हैं। हम क्या मंगा रहे हैं? हम कॉल मंगा रहे हैं, जो मंगा रहे हैं वो यहां लिख देंगे शेयर। अगर ये, क्योंकि हम एक ही कॉल मंगा रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। अगर इसके बाद दूसरी कॉल भी होती तो हम लिखते शेयर फर्स्ट कॉल केवल,
और सेकंड कॉल पे लिखते सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर थर्ड कॉल भी होती तो हम लिखते शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ, और थर्ड पे फाइनल लिखा जाता, लास्ट वाली पे फाइनल लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें एक ही बार बोल दिया था क्योंकि क्वेश्चन में कि रिमेनिंग ऑन कॉल, मतलब एक ही कॉल पे उसने रिमेनिंग मंगा लिया 1 फरवरी को। तो अब जो रिमेनिंग पैसा है वो है कितना ये देखना पड़ेगा। तो हमें पता है कि हमारा जो शेयर था वो था 10 रुपए का, उसमें से एप्लीकेशन पे हमने मंगा लिए थे 3 रुपए। तो अब हमारे पास बच गए थे कितने, 7 रुपए, और 7 में से भी हमने मंगा लिए 4 रुपए अलॉटमेंट पे। तो अब हमारे पास कितने बच गए, 3 रुपए, यानी कि जो कॉल पे आएगा वो 3 रुपए आएगा। तो इसलिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हम लिखेंगे 3 रुपए जो मंगाने हैं उसकी एंट्री करेंगे। अब हम 1000 शेयर पे 3 रुपए मंगाएंगे, तो यानी कि 3000 रुपए मंगा रहे हैं हम, और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है हमारी, क्योंकि इसके बाद 10 रुपया का जो शेयर था उसकी वैल्यू पूरी हो गई। तो यहाँ पे एंट्री लिख देंगे हम, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, ऊपर भी क्रेडिट में हमेशा 2 लिखा जाता है शेयर कैपिटल, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे 2 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और अब यहाँ पे आ जाएंगे कितने रुपए, 3000 रुपए। आगे चलते हैं। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगा लिया, तो ये पैसा अभी हमने मंगाया है। मान लो शेयर होल्डर ने अपना 3000 रुपए की जो कॉल आई, इसका 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, 14 दिन पहले कम से कम कि भाई कॉल पे कर दो। मान लो उसने कॉल पे कर दी, और कॉल पे करने की अगर डेट दी है तो वो डेट लिखेंगे, और नहीं दिया तो फिर वही तरीका, जिस डेट पे ड्यू हुआ उसी को मान लिया जाता है कि इसी डेट पर उसने पैसा दे दिया। तो इसलिए एंट्री हो जाएगी फरवरी 1 को ही लिख देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। अब बैंक अकाउंट डेबिट होता है तो कितने रुपए आएंगे पैसे, क्योंकि हमने कहा कि पूरा आ गया है ऐसा मान लेते हैं, जब पूरा आ गया है तो पूरा पैसा लिख दिया जाएगा 3000 रुपए। और अब क्योंकि पूरा पैसा आ ही गया है तो जो ड्यू था उसको खत्म कर देंगे। देखो कैपिटल तो हमने पहले ही बना दी थी 3000, उसकी हमने मान लिया था कि भाई तुम हमारे ओनर हो, और अब उसने पैसा दे दिया बैंक अकाउंट डेबिट, तो हम कहेंगे कि ठीक है हमारा जो ड्यूज तुम्हारे पे बचा हुआ था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का उसको खत्म कर देते हैं। जब उसको खत्म कर देते हैं तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में कर दी जाती है। क्रेडिट साइड में करने का तरीका क्या है, क्रेडिट में हर एंट्री के सामने 2 लिखते हैं, और उसके बाद हम लिख देंगे जो उससे पैसा आना था, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना आना था, 3000। ऐसा करके हम पूरा पैसा उससे मांग चुके। कंपनी के पास जब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो जरूरी नहीं है सभी को शेयर मिल जाएगा। तो कंपनी जिन लोगों को शेयर देती है उनको कहती है कि हमने आपको शेयर अलॉट किया। तो अलॉटमेंट उस प्रोसेस को कहते हैं जब कंपनी अलॉट करती है। अब बात रही इस पैसे की, जब कंपनी अलॉट करती है तो उनसे कहती है, क्योंकि पैसा किस्तों में आना था, पूरा पैसा तो मंगाया ही नहीं था एप्लीकेशन पे, तो 3 रुपये आने थे। तो ये खाली एक नाम होता है, ये भी एक कॉल ही होती है, ये भी एक इंस्टॉलमेंट ही होती है। केवल फर्क ये रहता है कि जो इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन पे मांगी उसको हम एप्लीकेशन मनी बोलते हैं, जो इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के समय पे मांगती है, कंपनी कह रही है कि भाई अब हम आपको अलॉट कर रहे हैं शेयर, तो इतने रुपए आप अब जमा कर दो अलॉटमेंट के समय, और बाकी देना बाद में। तो अलॉटमेंट के समय पे जो पैसा जमा होता है उसको हम अलॉटमेंट मनी बोल देते हैं, ये भी एक इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद जो पैसा बच जाता है कंपनी उसको मांगती है फिर अलग अलग कॉल्स में, और उनको हम कॉल बोल देते हैं, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, जितनी बार में मांगेगी। लेकिन याद रखना ये सारी की सारी हैं ये इंस्टॉलमेंट ही, ये एप्लीकेशन की इंस्टॉलमेंट है, ये अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट है, और ये फर्स्ट कॉल की इंस्टॉलमेंट है। क्योंकि सारा पैसा एक ही कॉल पे मंगा लिया था, इसने कह दिया था रिमेनिंग ऑन कॉल, इसलिए यहाँ पे एक ही कॉल हुई इस क्वेश्चन में। अब देखें आगे, यहां तक तो केस हुआ इश्यू ऑफ शेयर का, और इश्यू ऑफ शेयर में भी ये केस वो है कि जब सभी लोगों ने समय पे अपना पैसा पे कर दिया। अब ये जो शेयर्स का इशू होता है इसके भी अलग अलग केस हो सकते हैं। इसके अलग अलग केस हो सकते हैं कि कंपनी शेयर इशू करे और एक शेयर की कीमत ज्यादा चार्ज करे, यानी कि जितने रुपए का कंपनी शेयर इशू कर रही है उससे ज्यादा पैसा मांग रही है। तो शेयर इशू हो सकते हैं अलग अलग केसेस में। शेयर्स कैन बी इशू एट पार पे, यानी कि एक ही बार में सारा ये एट पार का मतलब होता है जितने रुपए का शेयर है इतने रुपए में ही बेचे। दूसरा, कंपनी शेयर इशू कर सकती है एट प्रीमियम पे।
एट प्रीमियम। तो दो केस हो सकते हैं। अच्छा, वैसे कंपनी डिस्काउंट पे भी शेयर इश्यू कर सकती थी, लेकिन 2013 जो एक्ट पास हुआ उसके बाद कंपनी ने इंडिया में कंपनी के ऊपर ये प्रतिबंध हो गया है कि कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर नहीं बेच सकती है। इसलिए आज की डेट में कोई कंपनी या तो शेयर इश्यू कर सकती है एट पार पे और या कर सकती है एट प्रीमियम पे। एट पार का मतलब होता है कि जितने रुपए का शेयर था इशूड एट फेस वैल्यू, जितनी शेयर की फेस वैल्यू थी उतने पे इशू कर दिया। मान लो 10 रुपए का शेयर की फेस वैल्यू थी, हमने कहा भाई 10 रुपए में बेच रहे हैं तो एट पार हो गया। और एट प्रीमियम का मतलब होता है कि 10 रुपए का शेयर थे और हम 10 रुपए से ज्यादा मांग रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इश्यूड अबव फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से इश्यू हुआ ऊपर। जब फेस वैल्यू से अबव इश्यू होता है तो उसको एट प्रीमियम कहते हैं। जैसे कि 10 रुपए का शेयर और 12 रुपए में बेचा। तो इन दोनों केसेस को भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जब फेस वैल्यू पे होगा तो उसकी एंट्री कैसे होगी। दूसरा देखेंगे जब प्रीमियम पे होगा तो उसकी एंट्री कैसे होगी। तो पहला केस लेते हैं। पहले केस में हम इस एग्जांपल को, जो पहले वाला था, इसको रखेंगे। इसको रखेंगे एट पार। एट पार का मतलब हो गया कि एक कंपनी ने इशू किए 1000 शेयर, 10 रुपए का प्रत्यय। अब भाई मान लो 10 रुपए का शेयर था, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब, सारे सब्सक्राइब हो गए, ऑल मनी वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। मैं यहां पे लिख देता हूं ए लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। अब देखो, जब मैंने नहीं लिखा था तब भी वो एट पार ही था। जब क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि ये एट पार पे इशू हुआ है या प्रीमियम पे, तो इसका मतलब वो एट पार पे ही माना जाता है, यानी कि सम मूल्य पे जितने रुपए का शेयर था उतने रुपए में ही इशू किया। तो ये एट पार पे हो गया। अच्छा, जब एट पार पे होगा तो सेम एंट्री होगी, यही एंट्री होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एट पार पे है और मान लो एक ही बार में पैसा मंगाया है तो इसी तरीके से एंट्री होगी। मान लो वो किस्तों में है तब भी वैसे ही होगी जैसे किस्तों में बताई थी हमने, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम आती है जब प्रीमियम पे हो। तो अब प्रीमियम वाला केस ले लेते हैं कि जब प्रीमियम पे होगा तब किस तरीके से एंट्री होगी। तो इसी केस को अब हम बनाते हैं प्रीमियम का केस। मान लो कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया तो दूसरे वाला केस बन जाएगा एट प्रीमियम। अब प्रीमियम वाला केस बनाते हैं इसको कि भाई कंपनी ने प्रीमियम पे शेयर इशू किया। जब प्रीमियम पे शेयर इशू किया तो ऐसे कहा जाता है कि ए लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट। इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलता हूं। ए लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अब देखो जी क्वेश्चन में क्या बदलाव आया। फिर यहां पे लिखा हुआ है ऑल शेयर्स वाज सब्सक्राइब्ड, ऑल मनी वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, ऑल मनी वाज रिसीव्ड, सारा पैसा रिसीव भी हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि केवल एक फर्क हुआ कि एप्लीकेशन पे ही आना था वैसे तो 10 रुपया, लेकिन अब 10% प्रीमियम का और आएगा। तो प्रीमियम कितना रुपया हो जाएगा भाई, देखो 10 रुपए का एक शेयर है और 10% प्रीमियम है, तो 10 रुपए का 10% कितना होता है, 1 रुपया। कैलकुलेट करके देख लेना, 10 रुपए का 10% 1 रुपया। तो इस बार टोटल रुपए कितने आएंगे, टोटल रुपए आएंगे 11। 10 रुपए शेयर का और 1 रुपया प्रीमियम का।
तो इस बार जब ये बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे करेंगे तो कितना पैसा आ जाएगा ये देखना है हमको। जब हम इसको करेंगे तो टोटल रुपया कितना आ जाएगा, टोटल रुपया आ जाएगा, यहाँ पे इवन कैलकुलेशन भी उसकी दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा देनी चाहिए एंट्री के बीच में कि भी 1000 शेयर और इनटू 11 रुपया, तो टोटल रुपया कितना आ जाएगा, इस बार आ जाएगा टोटल रुपया 11,000। अच्छा 11,000 आएगा तो शेयर एप्लीकेशन पे भी कितना आया, इसका मतलब 11,000। भाई एप्लीकेशन को इस बात से मतलब नहीं है कि तुम कैपिटल का मंगा रहे हो कि प्रीमियम का मंगा रहे हो, वो तो एप्लीकेशन पे मंगा रहे हो, ये ध्यान रखना है। एप्लीकेशन पे 11,000 मंगाए। हाँ अब हम बाइफरकेट करेंगे इस पैसे को यहाँ कि भी एप्लीकेशन के जो 11,000 आए थे उनका यूज क्या हुआ। जब हम शेयर अलॉट कर देंगे, मतलब तय कर देंगे कि आपको हमने शेयर बेच दिए, तो अब हम कहेंगे कि देखो 10,000 रुपये तो आपकी कैपिटल में रखेंगे, क्योंकि ये 10,000 रुपये थे तो कैपिटल के थे ये तो, और बाकी जो पैसा है आपका 1,000 रुपया एक्स्ट्रा, ये आया हमारे पास प्रीमियम। तो ये जो प्रीमियम होता है ये कंपनी के लिए होता है कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ, और पूंजीगत लाभ होने की वजह से हम इसके लिए अलग एक अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इस एक्स्ट्रा फंड को हम रखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हो जाएगा 1,000। तो इस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये प्रीमियम की एंट्री हो गई। अब ये तो प्रीमियम की एंट्री हुई कब, ये प्रीमियम की एंट्री तब हुई जब हमने पूरा पैसा एक ही बार में मंगा लिया था। यही काम हम किस्तों में भी कर सकते हैं। अब मान लो हम प्रीमियम किस्तों में मंगाते हैं इस बार, तो क्वेश्चन में क्या बदलाव आएगा, मैं इस क्वेश्चन में एक बदलाव और कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन में एक बदलाव और कर देता हूँ। मान लो वो बदलाव इस तरीके से हुआ, और आगे बढ़ाते हैं कहानी को कि साहब प्रीमियम भी था, ए लिमिटेड ने इशू किए 1,000 शेयर, 10 रुपये का एक था। जहाँ पे ये लगे कि अब मैं टॉपिक से मन हट रहा है तो तुरंत लिख देना, जो वर्ड में बोलूँ उसको कॉपी में, जहाँ पूछने वाला जो आइटम लगे उसको कॉपी में नोट कर लेना कि ये मुझे पूछना है, मैं दोबारा उसको बता दूंगा, लेकिन लिंक नहीं टूटेगा। ए लिमिटेड इशूड 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो भाई प्रीमियम पे तो इस बार भी मंगाया, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर सब्सक्राइब भी हुए, लेकिन अब जो मनी जो पेबल था वो इस तरीके से पेबल था, ऑल मनी वाज पेबल। यहां पे अब मैं कह देता हूं कि मनी वाज पेबल इस तरीके से ऑन एप्लीकेशन ₹3 ऑन अलॉटमेंट। अब फिर वही बात, अलॉटमेंट हो एप्लीकेशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किस्त का नाम है खाली, ये इंस्टॉलमेंट है सब अलग अलग। भाई एप्लीकेशन पे जो इंस्टॉलमेंट है उसको हम ऑन एप्लीकेशन कह रहे हैं, एप्लीकेशन मनी कह देंगे। अलॉटमेंट पे जो इंस्टॉलमेंट है उसको हम अलॉटमेंट मनी कह रहे हैं। कॉल पे जो अलॉटमेंट जो किस्त होगी इंस्टॉलमेंट होगी उसको हम कॉल मनी कहेंगे, बस ये फर्क रहता है। ऑन अलॉटमेंट ₹4। अब मैं देखो फिर बाद में लिख देता हूँ रिमेनिंग अमाउंट। मैं जान करके अमाउंट नहीं खोल रहा क्योंकि मैं एक चीज और सिखाऊंगा यहाँ पे तुमको। रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल। अभी देखिए क्या किया इसमें। अब हमें ये तो पता चला ही नहीं कि ये जो प्रीमियम का ₹1 है वो कब देना है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे या कॉल पे। तो अगर क्वेश्चन में बताया गया हो कि एप्लीकेशन पे देना है, तब हम ₹3 में से ₹1 एप्लीकेशन ये प्रीमियम का और ₹2 कैपिटल का मान लेंगे। अलॉटमेंट पे बताया हो तो अलॉटमेंट पे 4 में से ₹1 प्रीमियम का, ₹3 कैपिटल का मान लेंगे। मतलब अगर एप्लीकेशन पे नहीं होकर के अलॉटमेंट पे आया है। अगर कॉल पे बताया हो तो हम ये मान लेंगे कि 3 और 4 ₹7 तो यहाँ पे आ गए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे, और रिमेनिंग बच गए 3। तो जो फर्स्ट कॉल आएगी उस पर ₹3 तो कैपिटल के ही आने बाकी हैं अभी, और ₹1 मंगाएंगे प्रीमियम का, यानी कि ₹4 आएंगे रिमेनिंग पे। नोट कर लो, अगर बताया गया है तो वैसे। मान लो क्वेश्चन में नहीं बताया गया
तो आपको ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट के साथ हमेशा मानना है प्रीमियम को, मतलब प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ होगा, ये हमेशा याद रखना है। अब अगर अलॉटमेंट के साथ होगा तो अब फिर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 4 रुपये है इसको हम कैपिटल का माने या इस 4 रुपये में ये प्रीमियम भी शामिल कर लें, तो इस पॉइंट को भी फिर से नोट कर लेना। जब ऐसा दिया गया हो कि ऑन अलॉटमेंट 4 कि 4 रुपये मंगाए हैं, तो ध्यान रखो ये नहीं कहा इन्होंने कि अलॉटमेंट पे ये कैपिटल के 4 रुपये मंगाए कि प्रीमियम के 4 रुपये आए, उसने तो टोटल बता दिया आपको 4 रुपये आए। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि जो 4 रुपये हैं ऑटोमेटिकली ये अब तय हो गया कि जो 4 रुपये हैं इसमें 3 रुपये कैपिटल है, ये तुमको पहचान कर लेनी है अपने आप, क्वेश्चन में नहीं दिया तो, और जो 1 रुपये है वो प्रीमियम है। बस अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को? अब ऐसे ही करना है कि एप्लीकेशन पे कितने रुपए आए 3। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? तो जो हमने क्वेश्चन किया था पहला उसको यहाँ पे हम लाते हैं और उसके हिसाब से इसको कंप्लीट करेंगे। हम इसको अब पूरा करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ आपको याद होगा कि एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगाए, मान लो पूरा पैसा मिल गया, ऑल मनी रिसीव्ड, ये सारा पैसा मिल गया, इंफॉर्मेशन इस तरीके से हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो अब ये 3 रुपये एप्लीकेशन पे मंगाए तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1000, 3 रुपये से 3000, ये एज इट इज रहेगी। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, एंट्री हो जाएगी ट्रांसफर एंट्री, शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, यानी कि जब एप्लीकेशन का पैसा आया तो अगला स्टेप होता है कंपनी तय करती है कि किसको शेयर देना है किसको नहीं देना है। जब कंपनी तय कर लेती है कि इस आदमी को शेयर देना है तो उसको शेयर दे दिया जाता है, और जब शेयर दे दिया जाता है तो एंट्री हो जाती है शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसकी कैपिटल बना दी हमने, और एप्लीकेशन जो हमने अकाउंट खोला हुआ था टेम्परेरी, ये बंद कर दिया। ये टेम्परेरी अकाउंट होते हैं, दरअसल ये बंद करने ही होते हैं कुछ समय बाद। अब फाइनल रिजल्ट क्या होगा? अगर इसको मैं अगर इतना बताऊं कि बैलेंस शीट में क्या लिखोगे आप, तो देखो शेयर एप्लीकेशन से एप्लीकेशन खत्म हो गया, जो बैलेंस बचा है वो बैलेंस शीट में लिखोगे। बाद में मैं बैलेंस शीट बनाना बताऊंगा बहुत आसानी से इससे। बैंक के 3000 ये बैलेंस है तो बैलेंस शीट में आएगा, कैपिटल अब तक बन गया 3000 तो ये कैपिटल 3000 आएगा बैलेंस शीट में। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम अलॉटमेंट पे 4000 रुपये मंगाए, तो यहां तक तो कोई बात नहीं, शेयर अलॉटमेंट मंगाया 4000 इसमें। अब यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बात है कि शेयर अलॉटमेंट पे हमने 4000 मंगाया, लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये 4 रुपये का हमने यहाँ पे ढूंढ लिया था, क्योंकि क्वेश्चन में तो बताया नहीं प्रीमियम का। तो रूल होता है कि जब नहीं बताया हो तो प्रीमियम अलॉटमेंट के पैसे में ही शामिल होता है, यानी कि अलॉटमेंट का 1 रुपया इस 4 रुपये में ही शामिल है। तो 3 रुपया कैपिटल का और 1 रुपया प्रीमियम का, कुल मिलाकर के 4 रुपया। अब ये जो 4 रुपया है इसको हम इस तरीके से बांट देंगे कि अलॉटमेंट पे मंगाए 4000 और शेयर कैपिटल के इसमें है केवल 3000, और बाकी इसमें जो पैसा है वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब ये हो गया था सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और प्रीमियम मंगाया हमने केवल 1000, तो ये हो गया प्रीमियम की रिकॉर्डिंग हो गई। बाकी जो है पूरा पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 4000 मंगाया था, टोटल 4000 आ गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे 3000 मंगाया था, 3000 आ गया, तो ये एंट्री सेम है।